अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ड्रीम्स पोएम का पहला स्टेंजा। उसमें जो कुछ मिस्टेक्स मैंने किए थे पहला स्टेंजा में वो भी करेक्ट करूंगा, और जो एनालिसिस है पहले स्टेंजा का वो भी करेंगे, और साथ में जो दूसरा स्टेंजा है उसको भी समझेंगे और उसका भी एनालिसिस करेंगे, यानी कि कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच उसमें इस्तेमाल हुए हैं। और एग्जामिनर्स अगर स्टेंजा कम्प्रीहेंशन आता है या कोई एमसीक्यूज आता है तो उसमें किस किस्म के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, एक मिस्टेक मैंने की थी कल की वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी, वो ये थी कि दूसरे लाइन में इस स्टेंजा का मैंने गो लिखा था, हालांकि यहाँ पे डाई है। तो उसका जो एनालिसिस है वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, और एनालिसिस में फिर जो रैम स्कीम बनता है उसमें फिर यहाँ पे गलत हो जाता। इस वजह से वो मेरी वीडियो मैंने फिर कट कर दी, और दोबारा से वो मैंने जो गलती थी उसको मैंने आज मैं उस गलती को करेक्ट करूंगा। ठीक है, इस पहला स्टेंजा को हमने चूंकि डिस्कस किया था तो इसका एनालिसिस हम आज करेंगे। ओके, इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस स्टेंजा में इस्तेमाल हुए हैं। ओके, तो फिगर्स ऑफ स्पीच को अगर हम जरा देखते हैं, आपने पढ़ा होगा फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमारे पास डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे सिमिले हो गई, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके अलावा और भी फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़े होंगे नाइन्थ में ये सारी चीज़ें, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम डायरेक्टली ये बताएंगे कि इस स्टेंजा में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं। ओके, सो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच इस स्टेंजा में इस्तेमाल हुआ है वो है मेटाफर। ओके, तो पहला पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर इस स्टेंजा में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इसमें टोटल दो मेटाफर इस्तेमाल हुए हैं इस पोएम में, एक पहले स्टेंजा में है, एक दूसरे स्टेंजा में है। ठीक है, तो मेटाफर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं मेटाफर क्या होते हैं। मेटाफर में हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हम किसी एक खूब चीज़ को उसकी खूबी की वजह से किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, और कंपेरिजन के लिए कोई वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम डायरेक्टली उस चीज़ को कह देते हैं कि ये चीज़ ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ माई ब्रदर इज अ लायन, तो मेरा ब्रदर जो है वो लायन तो नहीं हो सकता ना, वो कोई जानवर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि ये एक मेटाफर है कि मेरा भाई जो है ना वो शेर की तरह बहादुर है। तो इस लाइन में जो है माई ब्रदर इज अ लायन, ये एक मेटाफर इस्तेमाल किया है। ब्रदर को मैंने कंपेयर किया है लायन के साथ उनकी खसूसियात की वजह से। तो सबसे पहला जो मेटाफर है उस शायर ने इस्तेमाल किया है वो दूसरे लाइन में है। तीसरे लाइन में लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड। तो यहाँ पे आप इस स्टेंजा की अगर आप थोड़ा सा इस लाइन को अगर आप पढ़ते हैं कि जिंदगी एक बिना परों वाला परिंदा है, जिंदगी एक ऐसा परिंदा है जिसके पर नहीं होते। ये एक मेटाफर है क्योंकि ज़िंदगी कभी भी परिंदा नहीं हो सकती ना। ज़िंदगी एक मुख्तलिफ चीज़ है और परिंदा एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो ज़िंदगी को और परिंदे को पोएट ने कंपेयर किया है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था पहला स्टेंजा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके ज़रिए से ही, इस मेटाफर के ज़रिए से ही आप इस पूरे स्टेंजा को समझ सकते हैं। तो शायर ने क्या किया है, शायर ने ये किया है, उस इंसान की ज़िंदगी को कंपेयर किया है बर्ड के साथ। उस इंसान की ज़िंदगी को जिस इंसान की ज़िंदगी में गोल्स नहीं होते, एम्बिशंस नहीं होते, ड्रीम्स नहीं होते, उस इंसान की ज़िंदगी को उसने कंपेयर किया है एक बर्ड के साथ। उस बर्ड के साथ जिस बर्ड का पर नहीं होते, जिसके पर नहीं होते। अब आप इमेजिन करें जिस बर्ड के पर नहीं होते तो वो कैसा रहेगा, उसकी ज़िंदगी कैसे होगी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बेमकसद होगी, बिल्कुल यूजलेस होगी। तो शायर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जिस इंसान की ज़िंदगी में ड्रीम्स नहीं होते, उस इंसान की ज़िंदगी उस तरह होती है, एक बिना परों वाले परिंदे की तरह होती है। तो एक मेटाफर तो ये हो गया जो शायर ने इस्तेमाल किया है, एक इंसान की ज़िंदगी को कंपेयर किया है एक ब्रोकन विंग बर्ड के साथ, और ये मैंने आपको बता दिया है कि क्यों। एट द सेम टाइम इस लाइन में शायर ने एक इमेज भी इस्तेमाल किया है, लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड। ब्रोकन विंग बर्ड जो है ये एक इमेज है। तो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है इमेजरी। अब इमेजरी जो है वो इमेज से निकला है। मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में इमेजरी का बता दूं कि इमेजरी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो इमेजरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें शायर जो होता है ना वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है या ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको अगर आप पढ़ते हो तो आपके जहन में एक तस्वीर बन जाती है कि उसी चीज़ की जिसके बारे में उसने लिखा होता है।
तो ये वाली टेक्निक है, इसको हम कहते हैं इमेजरी। तो इसमें अगर आप पढ़ते हैं लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो ब्रोकन विंग बर्ड को पढ़ने के बाद आपके जहन में एक ऐसी तस्वीर बनेगी परिंदे की जिसके पर नहीं होते, तो ये एक इमेजरी है, यानी इमेजरी को उसने इस्तेमाल किया है और इमेजरी के ज़रिए से उसने मेटाफर को क्या किया है, हमें समझाने की कोशिश की है। तो इसको हम कहते हैं मेटाफोरिकल इमेजरी। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इस लाइन में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं तीसरे लाइन में, तो आप कह सकते हैं कि इसमें उसने इमेजरी का इस्तेमाल किया है और इमेजरी का इस्तेमाल करके उसने हमें मेटाफर को समझाया है। तो इसमें दोनों है, फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर भी है और इमेजरी भी है। लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड, इसमें मेटाफर भी है, इमेजरी भी है। ओके, तो ये दो फिगर ऑफ स्पीच हो गए इस लाइन स्टैंजा में। इसके अलावा एक तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो शायर ने इस्तेमाल किया है वो है पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन को आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ कि वो होता क्या है। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें शायर क्या करता है, बेजान चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को वो लिविंग थिंग्स की खूबी देता है। ठीक है, किसी ऐसी चीज़ को वो इंसानों की खूबियाँ देता है जिसके अंदर वो खूबी नहीं होती। यानी आप कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन वो डिवाइस है जिसमें शायर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लिविंग थिंग्स की खूबी देता है। तो वो जो टेक्निक है वो पर्सनिफिकेशन होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो ड्रीम्स हैं, शायर ने उसको पर्सोनिफाई किया है, उनको लिविंग थिंग्स की खूबियाँ दी हैं जो ड्रीम्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल दूसरे लाइन में शायर कहता है, फॉर इफ ड्रीम्स डाई, जो ड्रीम है ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नोन की कैटेगरी में आते हैं। तो ड्रीम जो है ना वो कभी मर नहीं सकता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको आप अपने पांच सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, जिसकी दुनिया में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और वो नॉन लिविंग होता है वो कभी मर नहीं सकता। लेकिन शायर ने क्या कहा है, फॉर इफ ड्रीम्स डाई, क्योंकि अगर सपने मर जाते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन ये है। तो यहाँ पे शायर ने ड्रीम्स को, जो ड्रीम्स है उसको किसकी खूबी दी है, लिविंग थिंग्स की खूबी दी है, और वो खूबी है डेथ की। ड्रीम जो है ना नॉन लिविंग थिंग है, वो कभी मर नहीं सकता, लेकिन शायर इसको एक लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शायर ने पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, उसने ड्रीम्स को एक इंसानों वाली खूबी दी है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरह के सवाल भी आ सकते हैं, आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, या स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स बताइए या राइम स्कीम बताइए। तो पहले मैं थोड़ा सा राइमिंग वर्ड्स के बारे में आपको बताता चल रहा हूँ। राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके आखिर में आवाज सेम निकलती हो। ठीक है, उर्दू में आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हो कि वो अल्फाज जिनके आखिर में सेम साउंड हो, तो वो जो होते हैं राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो पहले स्टैंजा में अगर आप देखते हो, इसके आखिरी आखिरी वर्ड्स को आप देखें, पहले आखिरी वर्ड हमारे पास ड्रीम्स हैं और डाई है, बर्ड है, फ्लाई है। तो इसमें मुझे बताओ, ड्रीम्स में, डाई में, बर्ड में, फ्लाई में कोई ऐसे अल्फाज बताओ, इनमें कोई राइम कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, कोई ऐसे दो अल्फाज हैं जिनकी आखिर में सेम साउंड आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखते हैं डाई, तो डाई के आखिर में आई की आवाज निकल रही है। ठीक है, डाई के आखिर में आई वाली साउंड आ रही है, और फ्लाई के आखिर में भी आई वाली साउंड आ रही है। तो जो हमारे पास डाई है और फ्लाई, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है। डाई एंड फ्लाई आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टैंजा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका राइम स्कीम बनाओ, मोस्टली एग्जामिनर जो सवाल लेते हैं 10th क्लास के पेपर मैंने देखे हैं, वो स्टैंजा कॉम्प्रिहेंशन में ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, या राइट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। तो राइम स्कीम भी आप राइमिंग वर्ड्स को देखकर बनाओगे। अगर राइमिंग वर्ड्स उनमें होंगे तो राइमिंग वर्ड्स उनको सेम तरह का स्कीम दोगे, डिफरेंट्स को डिफरेंट तरह का स्कीम दोगे। मैं तरीका बता दूंगा आपको। तो पहले पहले लाइन में जो पहला पहला वर्ड है उसको आप, आखिरी जो वर्ड है उसको आप ए का स्कीम दे दो। ठीक है, इसको हमने ए का स्कीम दे दिया, या आप इसको नंबरों में भी दे सकते हो, एक का स्कीम दे सकते हो। ठीक है,
अब आप जरा देखें कि इस वर्ड की तरह इसमें जेड की आवाज आखिर में आ रही है, ड्रीम्स, ठीक है, आखिर में जेड वाली साउंड आ रही है। तो देखें और कोई ऐसा वर्ड है आखिर में जिसमें जेड वाली साउंड आ रही है, वाई की आवाज आ रही है, डी की आ रही है, आई की आ रही नहीं है। तो हमारे पास इसका कोई दूसरा स्कीम नहीं है ए का, तो हम फिर बी से शुरू करेंगे दूसरे लाइन को। तो यहाँ पे दूसरे वर्ड है डाई, आई वाली आवाज आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको बी का दे देंगे। अब हम नीचे देखेंगे कि क्या इसका कोई पेयर है कि नहीं। ये जो आई वाली आवाज आ रही है डाई में, इसका कोई पेयर बन सकता है दूसरा, जो इसका कोई राइमिंग वर्ड है? यस है, इसका राइमिंग वर्ड क्या है? फ्लाई। तो फ्लाई को जो है ना यहाँ पे भी हम इसको बी का स्कीम दे देंगे, क्योंकि ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो दोनों को हमने सी बी का स्कीम दिया है। बच गया तीसरा लाइन डी वाली आवाज, तो इसका भी कोई राइमिंग वर्ड नहीं है और कोई लाइन है नहीं, तो ये बच जाता है हमारे पास ए भी हो गया, बी भी हो गया, तो इसको सी का स्कीम दे देंगे। तो इसका जो राइम स्कीम बनेगा वो क्या बनेगा? ए बी सी बी, इस स्टैंजा का राइम स्कीम ये होगा। तो ये तो हो गया पहला स्टैंजा। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा को जरा एक्सप्लेन करते हैं क्रिटिकली कि उसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं। ओके, अब देखते हैं स्टैंजा 2 को। कि स्टैंजा 2 को पहला एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें शायद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं पेपर में, इसमें किस कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं, इसका राइम स्कीम क्या है और राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। ओके, तो इस लाइन यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको, तो इसमें पहले पहले लाइन में वो कहते हैं होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow। तो इस स्टैंजा में देखे ना, फिर से वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में जो ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस है, गोल्स है, उनको जिंदा रखना है, उस पर काम करना है, ठीक है। फिर आगे वो फिर से वही कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा, अगर आपकी ज़िंदगी में ड्रीम्स नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? लाइफ इज अ बैरन फील्ड, जिंदगी एक बंजर जमीन बन जाती है। दैट इज फ्रोजन विद स्नो, जो बर्फ से ढकी हुई होती है। यानी अगर आपकी जिंदगी में ड्रीम्स, एम्बिशन, गोल्स नहीं होंगे, तो आपकी जिंदगी एक ऐसी जमीन की तरह बन जाएगी जो बंजर होती है और वो बर्फ से ढकी हुई होती है। तो यहाँ पे आपको मैं डायरेक्टली मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच पे आता हूँ। यहाँ पे भी उसने मेटाफर का इस्तेमाल किया। पहले पहले किस चीज का इस्तेमाल किया है? मेटाफर का। पहला पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटाफर है, दूसरा है इमेजरी। दोनों को मैं साथ में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। तो तीसरे लाइन में अगर हम देखते हैं लाइफ इज अ बैरन फील्ड, शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में ड्रीम्स नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी एक बंजर जमीन बन जाएगी, ठीक है। यानी एक इंसान की जिंदगी को उसने कंपेयर किया है एक बंजर जमीन की तरह। उस इंसान की जिंदगी को जिसमें ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशन नहीं होते, उस इंसान की जिंदगी को उसने एक बंजर जमीन से कंपेयर किया है थ्रू द यूज ऑफ मेटाफर, ठीक है। और यहाँ पे बैरन फील्ड जो है, बैरन फील्ड जो है ना एक इमेज है, ठीक है। बंजर जमीन, फ्रोजन विद स्नो, बैरन फील्ड फ्रोजन विद स्नो। तो यहाँ ये जो है ये इमेज है, ठीक है, इमेजरी है। ये जब आप पढ़ते हैं ना बैरन फील्ड, एक तो जमीन बंजर है, दूसरा उस पे बर्फ भी पड़ी है। तो ऐसी जमीन कैसे होगी जो बंजर होगी और उस पे बर्फ भी होगी? क्या उसमें फसल उग सकेगी? क्या वो किसी काम की है? नो। ऐसी जमीन जो होगी वो बिल्कुल यूजलेस होगी, उस पर कोई भी फसल नहीं होती, अनप्रोडक्टिव होती है। तो शायद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में ड्रीम्स नहीं होंगे, एम्बिशंस होंगे, लाइफ नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी भी एक यूजलेस होगी, बैरन होगी, कोई पर्पस नहीं होगा, बेमकसद होगी, ठीक है। तो इन दो मेटाफर्स के जरिए से समझाया है और इमेजरी के जरा से समझाया है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें भी एक पर्सोनिफिकेशन है या नहीं है। देखिए जरा, फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, जैसे मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था कि ड्रीम्स जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, उसमें लिविंग थिंग्स की क्वालिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे
गो, गोइंग की क्वालिटी दी है, क्योंकि अगर सपने चले जाते हैं, क्या सपने चल सकते हैं? नो। यहाँ पे उसने पर्सोनिफाई किया है ड्रीम्स को। तो दूसरे लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, दूसरे लाइन में उसने पर्सोनिफिकेशन को इस्तेमाल किया, यानी ड्रीम्स को उसने पर्सोनिफाई किया है, लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दी है। अच्छा, अब अगर हम इसका राइम स्कीम बनाते हैं तो राइम स्कीम कैसे बनाएंगे? ड्रीम्स, जेड वाली आवाज आ रही है तो इसको ए का दे दो, ओ वाली आवाज आ रही है तो इसको बी का दे दो, डी वाली आवाज आ रही है तो इसको सी का दे दो, स्नो, ओ वाली आवाज आ रही है क्योंकि डब्ल्यू का साउंड तो यहाँ पे निकल नहीं रहा, तो ओ वाली आवाज और यहाँ पे ओ वाली आवाज है, तो इसको भी हम बी का दे देंगे। तो क्या बन जाएगा राइम स्कीम इसका? ए बी सी बी, यानी इसका राइम स्कीम जो बनेगा वो ए बी सी बनेगा। और जो राइमिंग वर्ड्स हैं इसके वो हमारे पास होंगे गो, स्नो। ये जो है हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर स्टेंजा कंप्रेशन में इस तरह के सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेंजा दिया है तो वो आपसे पूछ सकता है कि क्या इस स्टेंजा में कोई फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? इज देयर एनी यूज ऑफ फिगर, इज देयर एनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, इन दिस स्टेंजा? तो हम बता सकते हैं कि यस, एग्जैक्ट, बिल्कुल इस्तेमाल हुए हैं, दो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं। तीसरे लाइन में मेटाफर है, दूसरे लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, और साथ में तीसरे लाइन में इमेजरी भी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपसे वो ये सवाल कर सकता है कि इस स्टेंजा का राइम स्कीम लिखें, तो राइम स्कीम भी आप बना सकते हैं, ए बी सी बी, जिस तरह मैंने बना के दिया है। इसके अलावा वो आपसे ये सवाल कर सकता है कि क्या इस स्टेंजा में कोई नॉन है? यस, एग्जैक्टली, ड्रीम्स। ड्रीम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, आप भी ये बता सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे ये सवाल भी कर सकते हैं कि इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स बताएं, ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में सेम साउंड हो। तो राइमिंग वर्ड्स हमारे पास है गो और स्नो, ये जो है हमारे पास इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट ड्रीम्स पोएम। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है और पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अभी नया चैनल बनाई है, कोई इतना टाइम नहीं हो गया, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है 10th क्लास की। तो अगर कुछ मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स की तरफ से, या कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं कि आगे वीडियो बनाओ, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगा कि आगे मज़ीद वीडियोस भी आपके लिए बनाता रहूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। दैट दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।